आज अपन चैप्टर करने वाले हैं क्या, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। आज रटवा दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। बाकी आपको घर तक याद रहेगा या नहीं वो नहीं पता। देखो रजिस्ट्रेशन अंडर डेली रटवाता हूँ, लेकिन नालायक दूसरे दिन क्लास में मेरा दिल तोड़ देते हो। पूछो कोई भी सेक्शन तो भूल गए। बेटा सेक्शन नंबर 22 से लेके 30 ओनली, सेक्शन 22 टू 30 जो है किसका बेटा, CGST का। आज हम रजिस्ट्रेशन के जितने भी सेक्शंस पढ़ेंगे वो सब किसके हैं, CGST का। सेक्शन नंबर 22 टू 30, सेक्शन नंबर 22 टू 30 किसका है, CGST का। और ये पूरा टॉपिक किसको डील करता है, रजिस्ट्रेशन। अब देखो सेक्शन अपन को देखा जाए तो कितने पढ़ने बेटा, 9 पढ़ने, लेकिन इसमें से हमारे काम की सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमें याद रखना है वो ओनली 5 पढ़ने। कितने टोटल, 9, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शंस कितने, ओनली 5 जो आपके काम की सेक्शंस है, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने, सेक्शन 22, 23, 24, 25, 29 और 30, ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। चलो 3 सेक्शन जो आपको मैं एक साथ बेटा करवाऊंगा, 3 सेक्शन हम एक साथ ही करने वाले हैं। 1 मिनट, बराबर से नहीं, अच्छा सबके लेके चलिए 3 सेक्शंस का बेटा पहले बाइफर्केशन समझो। सेक्शन नंबर 22, 23 और 24, ठीक है। 22 में क्या बोल रखा है कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, लेकिन कब, जब आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड करेगा तो। 23 में क्या बोल रखा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है आपको। और 24 में क्या बोल रखा है, मैं टर्नओवर नहीं देखूंगा, सीधा तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, 22 क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। 23 क्या बोलता है, नो रजिस्ट्रेशन। और 24 क्या बोलता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। 24 क्या बोलता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। क्या बोला मैंने, 22 रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, 23 नो रजिस्ट्रेशन एंड 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वेदर टर्नओवर इज लेस और मोर। कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम सेक्शन नंबर 22 पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 22 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब सुनो, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया है, 1 जुलाई 2017 को क्या आया बेटा, जीएसटी। जब ये जीएसटी आया था उस टाइम टर्नओवर की लिमिट थी 20 लाख और 10 लाख, 20 लाख और 10 लाख। कुछ स्टेट्स के लिए 10 लाख और बाकी स्टेट्स के लिए 20 लाख। लेकिन अभी अगेन जीएसटी में अमेंडमेंट आ गया, तो मैंने वहाँ पे अमेंडमेंट वाला प्रोविजन नहीं लिखा, अभी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप लिख लेना। अभी जो टर्नओवर की लिमिट हो चुकी है वो 20, 40 और 10, 20, 40 और 10। तो आप मेरे नोट्स में देखोगे तो आपको देखो एक डार्क में 20 लाख लिखा हुआ है और 40 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। उनको कट करो, 20 को, अच्छा 20 के आगे ऑप्लिक डाल दो और वहाँ पे लिख दो 40 लाख और 10 लाख। वैसे ही 10 लाख के आगे लिख दो 20 और 40। 20 के आगे क्या लिखोगे, 20 के आगे क्या लिखोगे, 40 और 10, और 10 के आगे क्या लिखोगे, सखी दे देना, 20 और 40। क्लियर है। अब कौन से स्टेट के लिए 20 है और कौन से स्टेट के लिए 40 है वो समझते हैं। चलो पहले दोबारा बोलो, अभी के लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी है, 20, 10 और 40। अब कौन से स्टेट के लिए 20 है, कौन से स्टेट के लिए 40 है वो मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम 4 स्टेट्स की बात करते हैं। 4 स्टेट में बेटा मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और नागालैंड है। देखो 4 स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। अब टर्नओवर देखो आज के दिन गवर्नमेंट ने अलग तरीके से डिफाइन किया, गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी में गुड्स और सर्विस ही है ना, तो 4। पहले मैं क्या बोल रहा हूं, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे 20 लाख गुड्स के लिए है, 20 लाख सर्विस के लिए। यहाँ भी 20 लाख गुड्स के लिए, 20 लाख सर्विस के लिए, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद है बेटा त्रिपुरा एंड नागालैंड।
तो याद रखो, ऐसे स्टेट्स के नाम से याद रखो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। लिखो पहले इसको, मणिपुर, सॉरी बेटा 20 नहीं है, 10 लाख, सॉरी सब में 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। मणिपुर, ये जो साइड में स्पेस है ना उधर ही लिख देना, साइड में जो स्पेस है नोट्स के। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। 10 लाख फॉर गुड्स, 10 लाख फॉर सर्विस। ठीक है, तो 4 स्टेट्स रट्टा हो गए। कौन से 4 स्टेट्स? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। 10 लाख फॉर गुड्स और 10 लाख फॉर सर्विस। ठीक है, अभी बेटा अगेन हम 6 स्टेट्स के नाम लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, पहले स्टेट्स के नाम लिख लो। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, यूके, पौंडीचेरी, तेलंगाना। हो गए 6। ये 6 का ब्लॉक है, ये 4 का ब्लॉक है। मणिपुर, मेघालय, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, देन उसके बाद क्या बोला मैंने? मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना। 6 स्टेट्स हो गए ना? 7 हो गए, नहीं 6 ही तो हो गए, 6 हैं। इन 6 में बेटा 20 लाख गुड्स के लिए 20 लाख सर्विस, 20 लाख गुड्स, 20 लाख सर्विस, 20 लाख गुड्स, 20 लाख सर्विस, 20 लाख गुड्स और 20 लाख सर्विस। तेलंगाना, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना। ठीक है, इन 6 स्टेट्स के लिए 20 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विस। 4 स्टेट्स के नाम बताओ। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। इन 4 के लिए 10 लाख फॉर गुड्स, 10 लाख फॉर सर्विस। 6 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। 20 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विस। ठीक है, इसके बाद एनी अदर। एनी अदर में बेटा इंक्लूडिंग JNK भी है। एनी अदर में इंक्लूडिंग JNK भी है। 40 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विस। एनी अदर में JNK भी है बेटा। याद रहेगा, 40 लाख फॉर गुड्स और 20 लाख फॉर सर्विस। समझ में आ गया? रट्टा हो गया। चलो 4 स्टेट्स कौन से? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। 10 लाख फॉर गुड्स, 10 लाख फॉर सर्विस। 6 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। 20 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विस। बाकी अदर स्टेट्स 40 लाख फॉर गुड्स एंड 20 लाख फॉर सर्विस। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है कि आंध्र प्रदेश? AP आंध्र प्रदेश बोला ना। अरुणाचल प्रदेश। 1 मिनट, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? चलो आप पूछोगे अमित सर आपने यहाँ पे क्या बोला है देखने को? टर्नओवर। 20 लाख का या 10 लाख का या 40 लाख का हमें क्या देखना है? टर्नओवर। बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? तो देखिए नोट्स में मैंने टर्नओवर का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ। टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ किसका बेटा? ऑल टैक्सेबल सप्लाई। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, पहले ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने। टर्नओवर का मतलब क्या बोला है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ
टैक्सेबल सप्लाई, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई? ऐसी आर्टिकल जिसके ऊपर जीएसटी में टैक्स लगना है, ऐसी आर्टिकल जिसके ऊपर जीएसटी में टैक्स लगना है। याद करो जब मैंने आपको जीएसटी का फर्स्ट लेक्चर लिया था तो मैंने आपको निगेटिव लिस्ट बताए थे, शेड्यूल नंबर 3, कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, कौन से सप्लाई है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। एग्जम्प्टेड सप्लाई इज नॉट ए टैक्सेबल सप्लाई। एक अलग से लिस्ट पढ़ाऊंगा कौन कौन सी आर्टिकल ऐसी है जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, मतलब उनको एग्जम्प्ट कर रखा है, लगने का था लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको क्या कर रखा है, एग्जम्प्ट कर रखा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टैक्सेबल सप्लाई लेना है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ओनली एंड ओनली आपको क्या लेना है, टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन ध्यान से बेटा, जीएसटी में दो तरीके से टैक्स लगता है, एक है एफसीएम और एक है आरसीएम। एफसीएम मतलब सप्लायर को जीएसटी पे करना है और आरसीएम मतलब रिसीवर को जीएसटी पे करना है। एफसीएम का पूरा नाम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम का पूरा नाम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो एफसीएम में कौन जीएसटी पे करेगा, सप्लायर, आरसीएम में रिसीवर। तो मान लो मैंने कोई आर्टिकल सप्लाई किया, मैंने जिसको आर्टिकल सप्लाई किया, मान लो मैंने पंकज को आर्टिकल सप्लाई किया, पंकज क्या बन गया, रिसिपेंट, और टैक्स किसको पे करना है, रिसिपेंट को। तो बोला फिर उसको टर्नओवर में काउंट मत करना क्योंकि वो आरसीएम बेसिस पे है। इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है परचेज, इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, परचेज। तो अगर आपका कोई इनवर्ट सप्लाई है जो कैसे बेसिस पे है, आरसीएम बेसिस पे है, तो उसको टैक्स, उसको टर्नओवर में काउंट मत करना। याद रहेगा, किसको काउंट नहीं करेंगे, इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाला होगा तो टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इनवर्ट सप्लाई एफसीएम वाला होगा तो वो काउंट होगा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे उसके बाद एग्जम्प्टेड सप्लाई काउंट करना है, क्या करना है, एग्जम्प्टेड सप्लाई काउंट करना है। फिर एक्सपोर्ट, जो भी आप एक्सपोर्ट को पता है क्या बोलते हैं, जीएसटी में एक्सपोर्ट को बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। लिख लो, एक्सपोर्ट के ब्रैकेट में लिख दो जीरो रेटेड सप्लाई। जीएसटी में एक्सपोर्ट को बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद है आपका बेटा इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर का मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो देखो पहले क्या आएगा टर्नओवर में, वो बताओ। ऑल टैक्सेबल सप्लाई आएगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई आएगा। अच्छा ध्यान से याद रखना, एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड्स होता है नील रेटेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड्स होता है नील रेटेड सप्लाई। लिख लो ब्रैकेट में, एग्जम्प्टेड सप्लाई के ब्रैकेट में लिखो इंक्लूड्स नील रेटेड सप्लाई, इंक्लूड्स नील रेटेड सप्लाई, ठीक है। अब आप बोलोगे अमित सर एक डाउट है, आपने दो हरकतें की है अभी, पहली हरकत तो ये बोली नील रेटेड, दूसरा बोल रहे हो जियो रेटेड। सर एक बात बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जियो रेटेड का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट, यानी तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे बताओ जीएसटी कब लगता है, जीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर या इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर। एक्सपोर्ट के ऊपर तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा ना, एक्सपोर्ट के ऊपर क्या लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो अगर इंडिया से आर्टिकल आउटसाइड इंडिया जाती है तो उसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी तो नहीं चार्ज करेंगे, इसलिए हमने उसको क्या बोला, इट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। और नील रेटेड में क्या है भाई, जीएसटी था लेकिन अभी क्या है, वो नील है, जीएसटी है लेकिन उसके ऊपर क्या है, नील रेट है, मतलब 0% से जीएसटी लग रहा है, ठीक है। और ये किसने कर रखा होगा, गवर्नमेंट ने कर रखा होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो नील रेटेड सप्लाई जो होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू आती है, और जो एग्जम्प्टेड सप्लाई होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा होता है। यानी अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई को टैक्सेबल करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बस नोटिफिकेशन विथड्रॉ कर लेगा, लेकिन नील रेटेड सप्लाई को टैक्सेबल में लाना है तो पार्लियामेंट से अमेंड करवाना पड़ेगा। और ये बातें समझ में, नील रेटेड को अगर टैक्सेबल करवाना है तो पार्लियामेंट से अमेंड करवाना पड़ेगा, लेकिन एग्जम्प्टेड सप्लाई को अगर टैक्सेबल करना है तो सिंपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एग्जम्पशन निकाला था वो विथड्रॉ कर लेगा। समझा, करेक्ट है। तो आपको देखो क्या क्या लेना है, टैक्सेबल सप्लाई लेना है, एग्जम्प्टेड सप्लाई लेना है, जियो रेटेड सप्लाई लेना है यानी एक्सपोर्ट लेना है, और क्या लेना है, इंटर स्टेट सप्लाई लेना है। क्या नहीं लेना है, तो इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाला है तो नहीं लेना है। अब हम पढ़ रहे निगेटिव लिस्ट, क्या क्या नहीं लेना है। तो देखो क्या लिखा है, लेकिन ध्यान से, ये जितने भी तूने लिए ना, ऑफ अ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। फॉर एग्जांपल मेरा पैन नंबर, जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मुझे आज सिखाऊंगा, जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा तो मेरा पैन नंबर वहां पे कोटेड होगा। मेरे एक पैन से मेरे 5 बिजनेस, पांचों बिजनेस का टर्नओवर एक साथ काउंट होगा। एक पैन से जितने ही बिजनेस होंगे सबका टर्नओवर एग्रीगेट करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आगे देखो, बट एक्सक्लूड्स, क्या क्या नहीं लेना है। तो जीएसटी में बताओ कितने टाइप के टैक्सेस है, 5। कौन कौन से,
CGST, SGST, UTGST, IGST और कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है, बोला ये 5 मत लेना, इन 5 को बाहर निकाल देना। क्या क्या बाहर निकालोगे? CGST, SGST, UTGST, IGST और कॉम्पनसेशन सेस। तो बोलो 6 आइटम को बाहर निकालना है। CGST, SGST, UTGST, IGST, कॉम्पनसेशन सेस और इनवर्ट सप्लाई ऑन RCM बेसिस। ठीक है, तो आप अपने समझने के लिए इसको 2 कॉलम में बना लो, इंक्लूड्स और एक्सक्लूड। इंक्लूड्स और एक्सक्लूड। इंक्लूड में क्या क्या लिखोगे? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, जियो रेटेड सप्लाई और इंटरेस्टेड सप्लाई। ठीक है, और एक्सक्लूड में क्या लिखोगे? CGST, SGST, UTGST, IGST, कॉम्पनसेशन सेस और इनवर्ट सप्लाई ऑन RCM। याद हो गया? पक्का पक्का याद हो गया? चलो देखो, पूछो 4 स्टेट्स के नाम बताओ जिसमें 10 लाख है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। करेक्ट है। इसमें कितना है? 10 लाख। 6 स्टेट्स के नाम बताओ। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। इसमें 20 लाख और बाकी सारे स्टेट्स में 40 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विस। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बताओ, टर्नओवर में क्या इंक्लूड करोगे? एक मिनट। हाँ, सर अगर हेड ऑफिस अरुणाचल प्रदेश में रहा और उसका सब्सिडी ऑफिस यहाँ मेघालय मिजोरम में रहा तो फिर गुड्स और सर्विस पे टैक्स कैसे लगेगा? फिर उस स्टेट के अकॉर्डिंग लगेगा ना। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अलग लगेगा और मेघालय में हाँ, उस स्टेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना फिर तो। अलग अलग लगेगा। हाँ, दोनों ऑफिसेस का। करेक्ट। अगर वो दोनों ऑफिसेस सेम पैन से है तो मतलब सेम दोनों बिजनेस अगर सेम ही है तो ऑफिस अलग अलग है तो फिर उसको एक डिस्टिंक्ट एंटिटी मानेंगे ना, डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ, डिस्टिंक्ट एंटिटी मानेंगे उसको। हाँ, ध्यान से इंक्लूड से बताओ, टर्नओवर में क्या क्या आएगा? ऑल टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, एक्सपोर्ट और नील रेटेड। ठीक है, और इंटरेस्टेड सप्लाई, यही आएगा। अच्छा, और क्या नहीं आएगा? CGST, SGST, UTGST, IGST, कॉम्पनसेशन सेस और इनवर्ट सप्लाई ऑन RCM। कोई दिक्कत है? चलिए अब ध्यान से समझना। सर रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? रजिस्ट्रेशन कब करवाना? तो देखो, जब GST पहली बार आया तो 1 जुलाई 2017 को आया, तो जिसका टर्नओवर 1 जुलाई 2017 को था उतना उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अच्छा सर, जिनका ऑलरेडी वैट में या CST में रजिस्टर्ड था उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया कि आप आ जाओ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा? लेकिन अब मुझे बताओ, आज अगर मेरा टर्नओवर 40 लाख हुआ, आज मेरा टर्नओवर 20 लाख हुआ, तो रजिस्ट्रेशन कब करवाऊंगा? आज मैं एलिजिबल हो गया, आज मैं एलिजिबल हो गया। याद आ रहा? इनवॉइस वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। जिस दिन आप एलिजिबल होते हैं उसके 30 डेज में अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो पुराने स्टॉक का ITC मिल जाएगा। 30 डेज के बाद करोगे तो पुराने स्टॉक का ITC नहीं मिलेगा, लेकिन नए वाले का मिलेगा। समझ में आ गया? तो जिस दिन आप एलिजिबल होते हैं, जिस दिन आप क्या होते हैं बेटा? एलिजिबल होते हैं, उसके 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब देखो 30 डेज मैंडेटरी नहीं है, अगर तुमने करवा लिया तो इसका बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? पुराने स्टॉक का ITC मिल जाएगा, और अगर नहीं करवाया तो क्या होगा? पुराने स्टॉक का इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, मेरा बिजनेस मान लो, अगर मेरा बिजनेस किसी के साथ मर्ज हो जाता है तो मैं गया तो मैं अमलगमेटिंग और जिसके साथ गया वो अमलगमेटेड, तो क्या अमलगमेटेड को न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बोला यस। क्यों बेटा? रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? पैन नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? पैन नंबर। अच्छा बताओ, पैन नंबर ओनली इंडिविजुअल का होता है या कंपनियों का भी होता है? पैन नंबर बेटा सबका होता है, क्योंकि पैन नंबर के बेसिस पे टैक्स जाती है। समझो, सबके अलग अलग होते हैं, कंपनी का अलग होता है, फर्म्स के अलग होते हैं, सबका पैन नंबर बनता है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो अब एक बात समझना, पैन का एक ही काम है बेटा, पैन से आपकी कोई आइडेंटिटी ट्रैक नहीं होती है, सिर्फ क्या ट्रैक होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखते हो जब भी हम किसी को पैसा भेजते हैं 50,000 से ज़्यादा कैश में, तो पैन मांग देता है आपसे। 50,000 से ज़्यादा अगर कैश में भेजोगे वन टाइम तो आपको पैन मांग देगा। बाकी आपने 10 दिन में मिला के 50 लाख भेजे, उससे मतलब नहीं है। एक ट्रांजैक्शन अगर 50,000 से ज़्यादा है तो क्या लग जाएगा? पैन नंबर लग जाएगा। समझे? तो देखो, अगर मान लो मेरा बिजनेस, मेरा बेटा सक्सीड कर रहा है, अब पैन लगेगा, चेंज होगा रजिस्ट्रेशन? यस, क्योंकि मेरा और उसका क्या होगा? पैन नंबर
अलग होगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो देखो रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? जब तुम एलिजिबल हो गए। दूसरा, कब मर्जर हुआ। तीसरा, बिजनेस को सक्सीड किया। इन सारे केस में क्या होगा बेटा? न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आ रही है बातें समझ में? देखो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, एवरी पर्सन ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डेट को अंडरलाइन कर दो और लिख लो एलिजिबल डेट। अपॉइंटेड डेट पता है लॉ मेकर की वजह से क्या था? 1 जुलाई, मतलब जब ये आया था, लेकिन आप आज के दिन उसको क्या पढ़ोगे? एलिजिबल डेट, यानी जिस दिन मेरा टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख या 10 लाख से ज्यादा हुआ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? Every person who is on the day immediately preceding the appointed day is registered or hold a license under an existing law shall be liable to be registered। मतलब जिस दिन ये एक्ट आया उस दिन अगर आपने पुराने वाले लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा रखा, जैसे वैट हो गया, एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, तो हम मान लेंगे कि तुम इस लॉ में भी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, लेकिन जिस दिन ये एक्ट आया वो पहले वाले में आप रजिस्टर्ड नहीं थे, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपका जब आया था टर्नओवर कितना था? 20 लाख और 10 लाख। तो अगर आपका टर्नओवर 20 और 10 लाख से ज्यादा हो गया तो आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? चलिए नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड। मतलब जो मान लो मेरा बिजनेस था, मैं अपने बिजनेस को क्या कर रहा हूं बेटा? ट्रांसफर कर रहा हूं। कैसे ट्रांसफर कर रहा हूं? ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज। ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या होता है? मेरा उत्तराधिकारी, ठीक है, वो ले रहा है टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न। एज अ गोइंग कंसर्न, तो सामने वाले बंदे को क्या लेना पड़ेगा? नया रजिस्ट्रेशन। करेक्ट है। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 3 में जो भी लिखा है भूल जाओ, जो भी लिखा है भूल जाओ। इन केस ऑफ ट्रांसफर परसुएंट टू द अरेंजमेंट, मर्जर, अमलगमेशन, ठीक है, तो भी आपको क्या लेना पड़ेगा? फ्रेश सर्टिफिकेट। किसको लेना पड़ेगा? ध्यान सुनो, यहां पे 2 वर्ड बोला गया है। मेरी कंपनी मर्ज हो रही है तो मुझे कहलाते हैं ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। मुझे क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर। और जो रहेगा वो ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी को क्या लेना पड़ेगा बेटा? नया रजिस्ट्रेशन। कब? जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आएगा, एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा, वहां से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। याद रहेगा? 4 बातें समझ में आ गई? पक्का? उसके बाद नीचे आपको एक बॉक्स बना हुआ है, वो अपने काम की चीज नहीं है, कट कर दो उसको। बताओ, सेक्शन 22 याद हो गया? टर्नओवर के बेसिस पे क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये रट के जाना टर्नओवर, एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत पूछता है ये टर्नओवर, कौन से स्टेट का कितना टर्नओवर है। क्लियर? चले आगे। चलिए, तो 22 सेक्शन हमारा खत्म, जो किसको डील करता है बेटा? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन नंबर 23, जो डील करता है कि रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करवाना है। तो ध्यान सुनना, 23 में ओनली 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, सॉरी 2 लोगों के नाम लिखे हुए जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। एक ऐसा पर्सन, ध्यान से मेरे वर्ड को फोकस करो, एक ऐसा पर्सन जो एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है इंटायर, होल। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड आर्टिकल बनाता है, नील रेटेड आर्टिकल बनाता है, टैक्सेबल सप्लाई वाली आर्टिकल नहीं बनाता, तो हम क्या बोलेंगे? उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। देखो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली, अंडरलाइन द वर्ड एक्सक्लूसिवली, उसका मतलब क्या होता है? इंटायर, पूरा बिजनेस, in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax। या तो वो liable to tax ही नहीं है, इसका मतलब निगेटिव लिस्ट। इसका मतलब क्या है? निगेटिव लिस्ट, शेड्यूल नंबर 3। ठीक है, और होली एग्जम्प्टेड, उसको आपने क्या कर रखा बेटा? होली एग्जम्प्टेड। और क्या बोला था? एग्जम्प्टेड इंक्लूड्स नील रेटेड। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल वाली आर्टिकल बनाता है या एग्जम्प्टेड बनाता है या नील रेटेड बनाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, सोच के आंसर देना। परिणीत टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों आर्टिकल बनाता है, क्या वो 23 में आएगा? परिणीत टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों आर्टिकल बनाता है, तो ऐसा बोलोगे कि सर एग्जम्प्टेड वाले का नो रजिस्ट्रेशन और टैक्सेबल वाले का रजिस्ट्रेशन। बेटा रजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है? गुड्स और सर्विस का या एसएससी का? एसएससी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है भाई। परिणीत एक ही एसएससी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूं मैं भाई?
एक ही एसएससी है ना, तो रजिस्ट्रेशन किसका हो रहा है? एसएससी का। अब बच्चा इसको दिल पे लगा लेता है कि सर पंडित एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड ही बना रहा है और टैक्सेबल ही बना रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड। पंकज ओनली एग्जम्प्टेड आर्टिकल बनाता है, नो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पूजा एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों बना रही है, यस रजिस्ट्रेशन। समझा? तो एग्जाम में ध्यान से मैंने क्या बोला? एक्सक्लूसिवली फुल्ली एग्जम्प्टेड होना चाहिए। 1 रुपए की भी आर्टिकल तूने टैक्सेबल बना दी ना तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। समझा? चलो सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट को बेटा रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब पूछोगे अमित सर पहले ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट? फार्मर बेटा। लेकिन 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। पहला, आप जो एग्रीकल्चर कर रहे हो वो खुद का लेबर होगा, खुद से करना है आपको, किसी की सपोर्ट नहीं लेनी है। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो आपको किसी की सपोर्ट चाहिए तो ठीक है, फैमिली वाली की सपोर्ट ले लो, फैमिली का सपोर्ट ले लो। ठीक है। अब बोल रहे हो नहीं सर फैमिली के सपोर्ट से भी एग्रीकल्चर इतना बड़ा फील्ड है, नहीं हो पाएगा। बोला ठीक है, आउट वर्कर भी रख सकते हो, लेबर भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन वो तेरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वाला होना चाहिए। लेबर क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब तुम जैसा बोलोगे वैसा ही वो करेगा, अपनी तरफ से उसको कोई दिमाग नहीं चलाना है। समझा? तो देखो एक इंसान कब एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा? खुद से एग्रीकल्चर कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, या लेबर के सपोर्ट से, सॉरी फैमिली के सपोर्ट से कर रहे हो। लेबर के सपोर्ट से कर रहे हो ठीक है, लेबर चलेगा, लेकिन वो लेबर कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वाला। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो यू विल बी कॉल्ड एज अ एग्रीकल्चरिस्ट, यू विल बी कॉल्ड एज अ एग्रीकल्चरिस्ट। अरे रितु ये लाइट जला नहीं दे रहा, ये वाला एसी के बाजू में, एसी के बाजू में, एसी के बाजू, इधर बोला, इधर। हाँ समझ में आ गया क्या बोला मैंने? एग्रीकल्चरिस्ट में 3 बातें, क्या? खुद से, फैमिली का सपोर्ट चलेगा, अगर आउट वर्कर अपॉइंट कर रहे हैं तो आउट वर्कर कैसा होना चाहिए बेटा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वाला होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर नहीं होना चाहिए। बस ये 2 लोग ऐसे हैं बेटा जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। आई बातें समझ में? नेक्स्ट पेज, सेक्शन नंबर 24 से पहले जो भी लिखा हुआ है सब कट कर दो। 24 से पहले, यहां तक समझ में आ गया? बताओ 22 में, 24 से पहले पहले ऊपर। हाँ 22 में क्या है? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। 23 नो रजिस्ट्रेशन। बताओ 23 में किसको किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है? एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल, एक्सक्लूसिवली नील रेटेड। ठीक है। दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट, 3 कंडीशन, ओन, फैमिली एंड लेबर, लेकिन लेबर कैसा वाला? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। क्लियर है? अब आते हैं सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 में क्या बोल रहा है भैया? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। यहां पे टर्नओवर वगैरह कुछ नहीं देखूंगा, रजिस्ट्रेशन तुझे करवाना मैंडेटरी है, नो टर्नओवर, कुछ ही मैं नहीं देखूंगा। समझा? तो 24 क्या बोल रहा है आपको? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। देखिए कौन कौन से लोग हैं जिनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। पहला, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। मैं इंटर स्टेट डील करता हूं, इंटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। आपको पता है ना इंटर स्टेट में इंपोर्ट भी आता है, इंटर स्टेट में इंपोर्ट भी आता है ना। तो अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी। टर्नओवर नहीं देखूंगा, 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कौन बेटा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आगे बताऊंगा कौन होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एक और नाम अभी बता देता हूं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, दोनों का क्या मतलब होता है थोड़ी देर में समझाता हूं। अभी रट्टा मारो, 3 लोगों के नाम याद हो गए? कौन कौन? इंटर स्टेट सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? मैंडेटरी। करेक्ट है? चलिए चौथा नाम देखो बेटा, थर्ड, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। जिसके ऊपर आरसीएम लग रहा है उनका रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? मैंडेटरी। आरसीएम वालों का रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी। नेक्स्ट, person who are required to pay tax under 9(5), that is electronic commerce operator who is required to pay tax on specified service। यानी अगर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है सेक्शन 9 क्लॉज 5 की वजह से, कौन लोग होते हैं ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिनको स्पेसिफाइड सर्विस के ऊपर क्या देना होता है? टैक्स। समझ में आ रहा? पढ़ा था हमने कहीं पे 9(5? नहीं पढ़ा था ना? वेरी गुड, मोस्ट वेलकम।
ओ भाइयों, जब अपन ने जीएसटी का पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें याद है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एंड 5 ऑफ आईजीएसटी, उसके 5 सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 1 से लेके 5 तक, उसमें 5वें वाले सबसेक्शन की ये बात कर रहा है। 9(5) में क्या लिखा हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एक ऐसा जिसको स्पेसिफाइड सर्विस के ऊपर क्या देना है? टैक्स। उनका रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी। पहले यहाँ तक बताओ किन किन लोगों का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जल्दी। इंटर स्टेट सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड आरसीएम वाले लोग और 9(5) वाले लोग, 9(5) वाले लोग, याद रहेगा पक्का। चलिए, नॉन रेजिडेंट वाला अपन ने पढ़ लिया, 5 लोगों के पढ़ लिए ना, ठीक है। अभी 22, 23, 24 एक बार हो जाए, फिर 22 पूछूंगा और देखता हूँ याद है कि नहीं, क्योंकि अभी तो बोर्ड पे मिटा दिया मैंने। नेक्स्ट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, सेक्शन 51 वाले लोगों को क्या करना है? रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पढ़ाऊंगा अपन 1-2 क्लास के बाद सेक्शन 51 पे आएंगे। याद है इनकम टैक्स में अपन ने टीडीएस पढ़ा है, टीसीएस पढ़ा है, यहाँ पे एक और दर्द पढ़ेंगे, टीडीएस जीएसटी का, टीसीएस जीएसटी का। इनकम टैक्स का टीडीएस टीसीएस अलग है, जीएसटी का टीडीएस टीसीएस अलग है। समझ में आ रहा? इनका बस चले तो गुड्स का टीडीएस टीसीएस अलग करेंगे, सर्विस का टीडीएस टीसीएस अलग करेंगे, ठीक है। इनको बस खाली टाइम दे दो, इनको बस खाली टाइम दे दो, ठीक है, फिर देखो ये कुछ भी कर देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का बस खाली टाइम होना चाहिए। 51 समझ में आ गया भाई? टीडीएस के ऊपर रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा है, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेयर एज एन एजेंट और अदरवाइज। मतलब क्या? एजेंट, अगर तुम एजेंट के थ्रू आर्टिकल सप्लाई करते हो तो एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? मैंडेटरी है, ठीक है। एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 8, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कौन होते हैं ये? एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं केबल कनेक्शन वाला, ठीक है, नेट का कनेक्शन सप्लाई करता हूँ, ठीक है। रितु ने मुझसे नेट कनेक्शन लिया, ठीक है, और इसके फ्लोर पे टोटल 9 फ्लैट है, ठीक है। 9 फ्लैट को क्या बोला कि भैया देख, मैं अपना वाईफाई का पासवर्ड आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, बस हर एक महीने 200 रुपये मुझे दे देना। भाई मैं कौन हो गया? इनपुट सर्विस, मैं हो गया सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और इस नालायक ने क्या किया? बहुत सारे लोगों को दिया, ये क्या हो गई? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो बोला बेटा ये 200 रुपये जो कमा रहे हो ना, चलो जीएसटी भरो। समझ में आ रहा? अब इसका टर्नओवर हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे 50 लाख है या नहीं है, जो आप ये कमा रहे हो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा आपको? जीएसटी। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। क्लियर है? चलिए अब देखो पॉइंट नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than supplied under 9(5) to the electronic commerce operator who is required to collect tax under 52। देख रहे हो डिपार्टमेंट, पहले क्या बोला कि जो लोग 9(5) वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी। अब क्या बोल रहे हैं? 9(5) वालों को छोड़ के जो अलग लोग हैं जिनके ऊपर टीसीएस का कंसेप्ट लग रहा है उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और दोनों बातें समझ में आ रही? दोनों अलग अलग बातें हैं। वो क्या बोल रहा है कि 9(5) वाले भी लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही है, लेकिन वो स्पेसिफाइड सर्विस वाले लोग हैं, ठीक है। अब जो लोग स्पेसिफाइड में नहीं आते हैं उनको कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा, तो उनके लिए अलग से सेक्शन बना दी, 52 टीसीएस। 51 किसका है? टीडीएस का। 52 किसका है बेटा? टीसीएस का। देख रहे हो, उधर नहीं कवर हो पाया तो क्या बना दिया? टीसीएस। बोला जो लोग टीसीएस कलेक्ट करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर अलग से लिखा हुआ है एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी जलेबी आप बना रहे हो, जो उधर भी इलेक्ट्रॉनिक है इधर भी इलेक्ट्रॉनिक है। बेटा उसको अपन याद नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल। हाँ उसको याद नहीं करेंगे, 2 जगह पे इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, खत्म। फिर इसका देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस। उसका पूरा नाम लिखो, OIDAR, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं OIDAR। देखो लिखा हुआ है ना 9th पॉइंट में, 11th पॉइंट, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? OIDAR। ऐसी सर्विस कभी देखी है? अच्छा बेटा एक बात बताओ, नया लैपटॉप खरीदा, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ गया, क्या लैपटॉप लेके जाओगे सर्विस सेंटर? उनको क्या करते हो? कॉल, और कॉल पे वो आपके लैपटॉप को सही कर देते हैं। क्यों? सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है।
तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम वो वहाँ से भी सही कर सकते हैं। हार्डवेयर होता तब तो हमें लेके जाना होता ना, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम वो ऑनलाइन से ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एसेस रिट्रीवल सिस्टम। इस टाइप के सर्विस देने वाले लोगों को क्या है बेटा, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, याद रहेगा। एंड लास्ट क्या लिखा हुआ है इसमें भी देखो, गवर्नमेंट ने आगे क्या लिख दिया, सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड। अभी तक कितने लोग हैं, कल के दिन हमें लगा कि नहीं जीएसटी में और लोगों को लाना चाहिए तो वो लेके आ जाएंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखो, क्लियर है। चलो बिना बुक देखे बोलो कौन कौन, शुरू हो जाओ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंटर स्टेट सप्लाई, 9(5) वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और अदर देन 9(5) वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 52 में कवर्ड है, ठीक है। 51 वाले लोग यानी टीडीएस वाले लोग, ठीक है। उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा ट्रैवल सिस्टम, और एक और रह गया बेटा एजेंट, ठीक है। इनका और आरसीएम, इनका रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा, मैंडेटरी है। इनको टर्नओवर नहीं देखेंगे, याद हो गए 3 सेक्शन। 22 टर्नओवर बेसिस पे 4 स्टेट के नाम बताओ जिनका 10 लाख है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। कितना, 10 लाख फॉर गुड्स, 10 लाख फॉर सर्विस। 6 स्टेट्स के नाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। 20 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विस। लास्ट वाला मैं बताता हूँ, मुझे पता है। एनी अदर स्टेट 40 लाख फॉर गुड्स और 20 लाख फॉर सर्विस। क्लियर है, चलो। और 24 में क्या है भाई, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तेरा टर्नओवर में बिल्कुल नहीं दूंगा। अब नहीं, जितने बच्चे बैठे हो सबको एक एक मिल जाएगा। पहला बताओ 24 में एक ही पर्सन का नाम बताना। दूसरा कोई बता दो, आरसीएम, हाँ, कैजुअल, एजेंट, 52, 9(5) वाला, OIDR, लास्ट ऑपरेटर 50, टीडीएस वाले 51। याद आ गया पक्का। चलिए सर, 3 सेक्शन अपन ने जोरदार फिनिश कर दिए, 22, 23 एंड 24। अब बस इस जोरदार सेक्शन में एक चीज बाकी रह गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। आइए पेज नंबर 365 पे दिख रहा है डिफरेंस बिटवीन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब दोनों की जरा दर्द को ध्यान समझो, दोनों में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला देखो दोनों का मीनिंग लिखा है मैंने, क्या लिखा हुआ है, casual taxable person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or service, ठीक है, in a state or union territory where he has no fixed place of business, ठीक है। अब जरा दूसरे वाले पे हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस रेजिडेंस इन इंडिया। ओ भाई दोनों में डिफरेंस तुम्हें कुछ दिख रहा, कुछ डिफरेंस दिख रहा, अंतरात्मा से देखो डिफरेंस दिखेगा। करेक्ट बेटा, ध्यान से। नॉन रेजिडेंट का मतलब फिरंगी है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब तुम इंडियन हो लेकिन तुम ओकेजनली कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन करते हो। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, अब यहीं से सारी कहानी खत्म। कैजुअल टैक्सेबल का पर्सन मैं हूं इंडियन, ठीक है। अब बताओ इंडियन हो तो पैन नंबर होगा, हाँ सर, तो मेरे पास पैन होगा। लेकिन नॉन रेजिडेंट कौन है, फिरंगी, ठीक है, और उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। कैसा वाला, रेजिडेंट वाला। कैसा वाला, रेजिडेंट वाला। तो मुझे बताओ उसके पास पैन नंबर होगा, नहीं। हो गए 2 डिफरेंस, कैजुअल के पास पैन नंबर होगा और नॉन रेजिडेंट के पास पैन नंबर नहीं होगा। अच्छा, तीसरा डिफरेंस, ये जो कैजुअल वाले लोग होते हैं ना, इनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है GST REG 01 में, ठीक है। लेकिन ये जो नॉन रेजिडेंट वाले होते हैं ना, GST REG 10 में। बताऊंगा अभी पूरा रजिस्ट्रेशन का हम फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल 30 फॉर्म्स पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है। आगे देखो, ही हैज़ टू अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। करेक्ट है। एक एग्जांपल देके बता दो, ऐसा हमने कभी तो पढ़ा था। हाँ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस और माइनस दोनों में था। ऐसा मुझे लगा कि मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है।
ये कब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था भाई? ये किस टाइम का है? ओ भाइयों याद करो, सेक्शन 7 जब पढ़ाया था, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या था? सप्लाई प्लस कंसिडरेशन प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट में क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में और मे नॉट। अच्छा भाई वो गलत था। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। तो बात है कौन सा वाला? हमने आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट ऑफ सर्विस ने एग्जाम्पल दिया था। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना बंगलो बनवाना है, उसका मुझे क्या करवाना था? इंटीरियर डेकोरेशन। तो मैंने अपने अंकल से सर्विस लिया। अब अंकल ने आउटसाइड इंडिया सर्विस दिया ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, ठीक है। कंसिडरेशन जरूरी था, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में और मे नॉट। इसलिए क्या बोला? नॉन रेजिडेंट वालों में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। करेक्ट है? आगे आ जाओ। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 फाइल करना होता है, जबकि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का रिटर्न किस में जाता है? GSTR 5 में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ITC क्लेम कर सकता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ITC तभी क्लेम करेगा जब इंपोर्ट हुआ होगा। क्या हुआ होगा? इंपोर्ट। याद होगा डिफरेंस? चलो इधर देखो, डिफरेंस मैं रटवाता हूँ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंडिया वाला है, ठीक है, पैन नंबर होगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फिरंगी है, इंडिया में कोई रेजिडेंस और फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो पैन नंबर नहीं होगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन GSTR 1 के थ्रू ही करवाना पड़ेगा, जबकि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन GSTR 10 के थ्रू करवाता है, GSTR REG 10। करेक्ट है? जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उनका रिटर्न जाता है 1, 2 और 3 में, जबकि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का रिटर्न किस में जाएगा? 5 में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ITC मिलेगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को ITC तब मिलेगा जब उसने कुछ इंपोर्ट कर रखा होगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का ये है डिफरेंस बिटवीन। अब इसके MCQ आ सकते हैं, समझा? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक। चलिए अब आप लोगों से एक सलाह मांगता हूँ सेक्शन नंबर 25 के ऊपर। सेक्शन 25 डील करता है हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 25 भाई आपने ये तो पढ़ा दिया रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेकिन ये तो बताओ रजिस्ट्रेशन कैसे करवाऊं। तो 25 में बेटा रजिस्ट्रेशन करने का पूरा तरीका लिखा हुआ है। ये 25 पेज पता है कहाँ? 25 सेक्शन पेज नंबर 365 से मेरा शुरू हुआ है। 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 और 373, 374, 375 पे आके ख़त्म होता है, ठीक है। आपसे सलाह ये है कि ये सेक्शन ऐसे पढ़ाऊं या लास्ट में मैंने इसका 2 पेज समरी बना रखा है। सर ये पूछने वाली बात थोड़ी होती है, ये तो आप खुद से करवा दो। तो बेटा ध्यान से, अगर तुम्हें डिटेल में सेक्शन 25 की इम्प्लीकेशन चाहिए तो आप लाइन बाय लाइन जाके ये 12 पेज पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको समराइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 3 पेज मैंने आपको बना के दे रखे हैं, धोखा नहीं दिया आपको, बना के दे रखे हैं मैंने। पेज नंबर 384 पे टेबल दिख रहा है आपको? बस इतना फॉर्म याद रखना है, बस टेबल से 12 पेज ना, जाके बेटा पढ़ो लाइन बाय लाइन ध्यान से। एक बात मुझे बताओ बेटा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मुझे GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है, GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? सिंपल सी बात है, नाम, पता, एड्रेस, कौन सा बिजनेस करूँगा, क्या सप्लाई करूँगा, ठीक है, एजेंट के थ्रू करूँगा या खुद करूँगा, अपना पैन नंबर देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, और क्या एक फ़ोटोग्राफ देना पड़ेगा, भाई तुम कैसा दिखते हो, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद एड्रेस देना होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो लगेंगी, इसके अलावा और कुछ लगेगा क्या? नहीं ना। अब ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, हाउ टू डू रजिस्टर। सुनना, अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ पूरे तरीके को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 से 4 पार्ट में। पहला तरीका हम पढ़ लें सब लोगों के लिए, आम इंसान के लिए। कोई भी आम इंसान, जैसे मान लो मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है GST में, तो सबसे पहला मेरा टर्नओवर एक्सीड होना चाहिए। हो गया एक्सीड? अब जैसे ही टर्नओवर एक्सीड हो गया, अब मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। GST पोर्टल पे जाऊंगा, उनके ऑनलाइन फॉर्म ओपन करूंगा और रजिस्ट्रेशन का सारा रिक्वायरमेंट फिल करूंगा जो भी उनके फॉर्म्स में दे रखा है। अब फॉर्म्स कौन सा है ध्यान सुनना, GSTR REG 1, कौन सा फॉर्म है? GSTR REG 1, ये एप्लीकेशन का फॉर्म है फॉर रजिस्ट्रेशन।
जैसे ही तुम GSTR REG 01 फाइल करोगे और तुम सारे इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे, वहां से तुझे एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ कितने दिन में फाइल करना है GSTR REG 01? जिस दिन एलिजिबल हुए उसके 30 डेज में, जिस दिन एलिजिबल हुए उसके 30 डेज में ऑन द स्पॉट तुझे एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि भैया तेरा REG 1 मुझे मिला। क्या क्या मिलेगा? तेरा REG 1 मुझे मिला। किसमें? GST REG 02 में। करेक्ट है? अब एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन करने वाला इंसान एक आम इंसान है, उसको इतनी लॉ की समझ नहीं है। अब तुमने जो इंफॉर्मेशन भेजे, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन ना भेजो, हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ इंफॉर्मेशन तुमने ना भेजे हो तो तुम्हें उधर से रिटर्न एक रिप्लाई आएगा GSTR REG 03 में 3 दिनों के अंदर में। कितने दिनों के अंदर में? 3 डेज। देखो लिखा हुआ है 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जिस दिन तूने GSTR REG 01 भेजा, ऑटोमेटिक क्या आ गया? REG 2 आ गया। अब एक्सेप्टेंस हो गया तेरे फॉर्म का। अब 3 वर्किंग डेज के अंदर में अगर उनको कोई कमी दिखी तेरे एप्लीकेशन में तो वो तुम्हें एक रिप्लाई करेंगे कि बेटा ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। अब तुम्हें उन डॉक्यूमेंट्स का रिप्लाई करना है 7 डेज में। कितने दिनों में? 7 डेज में। कौन से फॉर्म में? GSTR REG 04 में। GST REG 04 में। जब तुम GST REG 04 में अप्लाई करोगे तो उधर से एक फिर से मैसेज आएगा, भैया तेरा REG 04 मुझे मिला GSTR REG 05 में। ठीक है? और अल्टीमेटली तुम्हें REG 06 में क्या ग्रांट हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन। कितने दिनों के अंदर में? 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मतलब कौन सा वाला? 5 वाला। आ रही है बातें समझ में? अब पूरी कहानी बेटा समझो जरा। अपन को सबसे पहले क्या भेजना है? REG 1। इसके बिहाफ पे क्या जनरेट होगा? REG 2। अब अगर REG 1 में कोई कमी हो गई तो क्या इशू होगा? कितने दिन में? 3 दिनों में, 3 वर्किंग डेज में इशू हो गया। अच्छा इसका मुझे रिप्लाई करना है REG 4 में। कितने दिनों में? 7, जिस दिन मुझे मिला 7 डेज में। अच्छा REG 4 का मुझे रिप्लाई मिल जाएगा कि भैया तेरा REG 4 मुझे मिला 5 में। और जिस दिन ये 4 का कंफर्मेशन आ गया उसके 7 डेज में क्या मिल जाएगा? REG 6, मतलब रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड। ठीक है? अब टेक्निकली एनालाइज करो। टेक्निकली 7 वर्किंग डेज है, 3 है, सॉरी 3 वर्किंग डेज। 3 दिन में क्या मिल जाएगा आपको? REG 06। अब टेक्निकली बेटा एनालाइज कर। मान लो जया ने REG 1 भेजा, REG 2 मिला, REG 3 का वेट कर रही थी, नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 नहीं होगा तो 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो जया को सीधा क्या आएगा? कितने दिनों में? 7 दिनों में। मैक्सिमम टाइम ही कितना है बेटा? 7 डेज। क्लैरिफिकेशन अगर नहीं आया तो 7 डेज में। हाँ अच्छा मान लो जया को 7 दिनों में कुछ भी नहीं आया, 7 डेज में कुछ भी नहीं आया, रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी ग्रांटेड। रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी ग्रांटेड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब जया कहाँ जाएगी? GST पोर्टल पे जाएगी और जो REG 2 मिला था ना एक्नॉलेजमेंट वाला, उसका नंबर डालेगी और देखेगी उनका रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है? ग्रांट। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था ICSI में, आपको क्या आया था? एक्नॉलेजमेंट। उस एक्नॉलेजमेंट के थ्रू पासवर्ड जनरेट किया ना, या अलग से हुआ कुछ? नहीं ना। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो हम उसी एक्नॉलेजमेंट के थ्रू क्या जनरेट कर लिया? अपना खुद का पासवर्ड। ऐसे यहाँ भी है। समझा? बताओ ये फॉर्म याद हो गया? पहले क्या भेजेंगे? REG 1 में सारे डिटेल भेज देंगे। क्या मिल जाएगा मुझे? अगर कुछ कमी रहा तो कितने दिन में? 3 वर्किंग डेज। कहाँ से? जिस दिन REG 1 एक्सेप्ट हुआ। अगर उसका रिप्लाई कब तक करना है? 7 डेज। कौन से फॉर्म में? REG 4 का एक्नॉलेजमेंट किस में आएगा? और एक्नॉलेजमेंट के 3 दिनों के अंदर में क्या मिल जाएगा? लेकिन सब वर्किंग डेज है बेटा, सब वर्किंग डेज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद हो गया? अब एक जादू वाली बात बताऊं। हर एक SSC का एप्लीकेशन का फॉर्म अलग रहेगा, लेकिन सबका रजिस्ट्रेशन 6 में ही ग्रांट होता है। अभी हमने क्या पढ़ा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से रूट से रजिस्टर करवाएगा? REG 01 से। यही पढ़ा था ना? जबकि नॉन रेजिडेंट वाले का REG 10 10 था ना, 5 बेटा रिटर्न का था। बातें समझ में आ रही है? यहां तक याद हो गया? 6 फॉर्म रट्टा हो गए। ये किसके लिए है? आम आदमी पार्टी।
ये किसके लिए बेटा? आम आदमी के लिए। करेक्ट है। अभी हम स्पेशल पार्टियों की बात करते हैं। अच्छा बताओ, जीएसटी REG 07 दिख रहा? जो लोग TDS और TCS काटेंगे वो REG 7 में अप्लाई करेंगे। किस में अप्लाई करेंगे? REG 7। एक्नॉलेजमेंट किस में आएगा? फिर क्या जाएगा? 4, 5 और 6 में ग्रांट। कुछ बातें समझ में आ रही? मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ 1 का यस, मतलब जो 1 वाला फॉर्म है ना वही चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। बाकी सब पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। समझा? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? बोलो जीएसटी डिपार्टमेंट को थैंक यू, कितना अच्छा बनाया है। बोलो नलायको। अच्छा बताओ, REG 7 में क्या करना है? अप्लाई। REG 7 में क्या करना है? अप्लाई। ठीक है। किसके लिए? जो लोग TDS और TCS। बताओ TDS का सेक्शन क्या था? 51 और TCS का सेक्शन 52। करेक्ट है यहाँ तक? अच्छा, इनको ग्रांट किस में होगा? 6 में। ग्रांट किस में होगा? 6 में। डेट जरा देखो क्या लिखा हुआ है। REG 7 कब अप्लाई करेंगे? वही सेम 30 डेज में, और 6 का तो वही प्रोसीजर होगा, वही एलिजिबल 30 डेज जहाँ से एलिजिबल हुए वो वही है ना, लिखा हुआ ना 30 डेज फ्रॉम द बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बाकी सारा प्रोसेस सेम। 7 के बाद क्या होगा? 2, 3, 4, 5 और फिर 6। क्लियर यहाँ तक? चलो, अब मान लो मैंने TDS और TCS में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब मन नहीं कर रहा, REG 8 कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करो। लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ TDS और TCS विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी REG 8 में जब तुम कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करोगे तो REG 8 में ऑर्डर आएगा कि भैया तेरा रजिस्ट्रेशन मैंने क्या कर दिया? कैंसिल। चलो अब आ जाओ REG 9 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। किस में अप्लाई करेंगे बेटा? REG 9 में। किस में अप्लाई करेंगे? REG 9 में। कितने दिनों में? क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है। अब यहां पे इसका पूरा डिटेल समझो बेटा। किसकी बातें हम कर रहे हैं? किसका है ये? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ध्यान सुनना, ये क्या बोल रहा है? इनको कब अप्लाई करना है? तो बोला जिस दिन आप अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शुरू कर रहे हो उससे 5 डेज बिफोर। किसमें? REG 9 में। 9 में सिर्फ अप्लाई होगा, बाकी सिलसिला 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? अब एक बात समझना, इनका रजिस्ट्रेशन ओनली 90 डेज के लिए होता है। कितने दिनों के लिए? 90 डेज। और 90 डेज में तुम इंडिया में कौन सी सर्विस, कौन सा गुड्स देने वाले हो, ठीक है, उसका एडवांस में टैक्स चाहिए। ठीक है। लेकिन मान ले तेरा 90 डेज में असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ, प्लस और 90 डेज, प्लस और 90 डेज का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। समझ में आ रहा है? करवाना पड़ेगा। हाँ, अब नहीं 90 डेज का और एक्सटेंशन मिलेगा, बट एक्सटेंशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है। और अगेन उन 90 डेज में क्या करने वाले हो? पूरा टैक्स, एडवांस टैक्स। क्यों? सिंपल सी बात है भाई, फिरंगी है भाग गया तो, इसलिए इनसे हम क्या ले लेते हैं? एडवांस में टैक्स। याद रहेगा? तो देखो REG 9 में क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इनको अगर एक्सटेंशन करवाना है तो REG 11 लिखा हुआ है, एप्लीकेशन बाय नॉन रेजिडेंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सीकिंग एक्सटेंशन इन द पीरियड ऑफ ऑपरेशन। लेकिन ध्यान से REG 11 90 दिन खत्म होने से पहले भेजना। अगर 90 दिन खत्म हो गया, आजा बेटा दोबारा से सिलसिला ले ले, अब एक्सटेंशन की बात मत कर, अब नया रजिस्ट्रेशन कर शुरू से। ठीक है। अच्छा, मुझे जहां तक लग रहा है एक चीज अपन ने पेज नंबर 365 पे आओ। नॉन रेजिडेंट वाले में 10 लिखा हुआ है बेटा, उसको 9 करो। 10 लिखा हुआ है ना, उसको 9 करो। जो हमने 10 पढ़ा था ना कि नॉन रेजिडेंट वालों को 10 में अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन, 9 है, 9 करो। अभी मुझे क्लिक किया माइंड में। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। पहले यहां तक रिकैप कर ले, फिर उसका तो आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी 1 में अप्लाई करेगा,
2 में एक्नॉलेजमेंट, 3 में क्लैरिफिकेशन, 4 में उसका रिप्लाई, 5 में एक्सेप्टेंस आ जाएगा और 6 में सर्टिफिकेट ग्रांट। TDS और TCS वाले 7 में अप्लाई करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। कैंसिलेशन ऑर्डर किस में आएगा? 8 में। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन किस में अप्लाई करेंगे? 9। आगे 2, 3, 4, 5, 6। एक्सटेंशन के लिए कितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है? कंडीशन क्या है? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कितने दिन पहले अप्लाई करेंगे? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 5 दिन पहले। और एक्सटेंशन के लिए कौन से फॉर्म में? REG 11। कब? पीरियड खत्म होने से पहले। अगर पीरियड खत्म हो गया तो बेटा नया लेना पड़ेगा तुझे। दिक्कत? चलो REG 10 में कौन अप्लाई करेगा भाई? OIDR। उनके भी क्या हो जाएंगे? 10, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? चलो REG 12 ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शू मोटो। पता ये क्या है? मान लो रितु बिजनेस ओपन कर रखा है, पूरा मुंबई में टोटल 12 ब्यूटी पार्लर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, करेक्ट है? 12 ब्यूटी पार्लर सर्विस प्रोवाइड कर रखी है। आज तक नालायक ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, टर्नओवर 3 करोड़। ठीक, ये बात बेटा पंकज को बर्दाश्त नहीं हुई, कंप्लेन GST डिपार्टमेंट को। ठीक है, GST डिपार्टमेंट आ गया और सीधे इसके जितने ही ब्यूटी पार्लर थे सबके ऊपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चिपका के चला गया। इसको बोलते हैं सू मोटो रजिस्ट्रेशन। ऐसा पता है कब होता है? अब मुझे बताओ, GST डिपार्टमेंट को थोड़ी सपना आ रहा भाई कि रितु के इतने बिजनेस है। जब कोई टिप देता है, और ये टिप कौन होते बेटा? अपने ही लोग, खबरी, अपने ही खबरी होते हैं भाई, समझे? ये टिप कौन देते हैं? बाजू वाले। जिसको तुम सबसे ज़्यादा सारी बातें बताते हो ना, वही पोल खोलने वाला इंसान होता है। आ जाओ, इसलिए बेटा सीक्रेट REG 12 समझ में आ गया? 12 में सुमोटो डिपार्टमेंट ग्रांट कर देगा। देखो इसके लिए उसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। अच्छा आ जाओ, REG 13 में क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रांट ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसको बेटा? एम्बेसीज को, यूनियन बॉडीज को, फिरंगी लोगों को मिलता है ये। REG 13 में ये लोग अप्लाई करेंगे। अब आ जाए बेटा REG 14, ये ध्यान से, ये सबके लिए कॉमन है बेटा, सबके लिए कॉमन है। जिसने भी रजिस्ट्रेशन ले लिया उसको अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ अमेंडमेंट करना है फॉर्म सर्टिफिकेट में। जैसे एड्रेस चेंज कर रहा है, ठीक है, एड्रेस चेंज कर रहा है या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रहा है, तो भाई कुछ तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म अप्लाई करेगा? 14। और 15 में उसको क्या आ जाएगा? ऑर्डर। अच्छा, अमेंडमेंट के लिए कब अप्लाई करना है? जिस दिन तूने कांड किया उसके 15 दिनों में, और फिर वो क्या आ जाएगा? ऑर्डर आगे के 15 दिनों में। समझा? आज तुमने चेंज किया, उसके 15 डेज में अप्लाई कर दो कि सर मैंने ये प्लेस चेंज किया, मैं बस आपको इंटीमेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब अप्रूवल लेने थ्री जाएंगे। भाई मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं आपसे अप्रूवल लेने थ्री जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस मुंबई में है, ठीक है, मैं अपना बिजनेस मुंबई से दिल्ली शिफ्ट कर रहा हूँ, करेक्ट है, मेरा स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा भाई? स्टेट कोड चेंज होगा ना। अब ध्यान सुनना बेटा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको 15 डिजिट में आती है। कितने डिजिट में? 15 डिजिट में। उसमें से पहला 2 डिजिट स्टेट कोड होता है। आप महाराष्ट्र में किसी का भी GST नंबर देखना 27 लिखा होगा पहले 2 डिजिट में। उसके बाद आगे का जो 10 डिजिट होगा ना, तुम्हारा पैन नंबर का नंबर लिखा होगा, ठीक है। और आगे के 3 डिजिट एंटिटी कोड, अगर एक बिजनेस है तो 001, 2 है तो 002। इससे पता चल जाता है हमें कि तुम्हारे कितने नंबर ऑफ बिजनेस है। आ रही है बातें समझ में? 15 डिजिट का ही होगा। तो अब मुझे बताओ, मैं अगर अपना बिजनेस मुंबई से दिल्ली लेके जा रहा हूँ तो स्टेट चेंज होगा, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ऑल्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना। किस में अप्लाई करूँ? 14 में। और 15 में क्या मिल जाएगा मुझे? ऑर्डर। कितने दिनों के अंदर में? 15 दिन। ओ बातें समझ में आ गई। चलो अब अप्लाई कर रहे हैं हम REG 16 एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कितने दिन में? विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंसेज ऑफ इवेंट। अब कैंसिलेशन क्यों होता है उसका आगे मैं रीजन बताऊंगा क्यों कैंसिलेशन होता है। अब बताओ कैंसिलेशन क्यों होगा? GST के प्रोविजन का वॉलेशन कर दिया, तूने रिटर्न लगातार कुछ टाइम तक फाइल नहीं किए, तो क्या करेगा डिपार्टमेंट? कैंसिल ही करेगा ना। तो एप्लीकेशन किस में जाएगा बेटा? 16 में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 17 में डिपार्टमेंट मुझसे पूछेगा भैया क्या प्रॉब्लम है तुझे, तू 16 क्यों लगा रहा है? पूछेगा नहीं पूछेगा? फॉर एग्जाम्पल कभी किसी भी मोबाइल नेटवर्क का सिम को कन्वर्ट करके देखो, एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो, जियो में कन्वर्ट करो, 2 दिन बाद तुम्हें एयरटेल से कॉल आएगा, सर आपको क्या दुख है?
आता नहीं आता? कंफर्मेशन के लिए अगर आपने अपना दुख बताया, बोलता ठीक है ना सर हम सॉल्व करते हैं ना, अब दिन में आपको 15 बार कॉल आएंगे, यू आर स्पेशल कस्टमर। जब तक आपसे वो ना मनवा लेना छोड़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ आपने कॉल डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया तो वो समझ जाते हैं ठीक है मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई उनको, ठीक है, मैं बिल्कुल भी उनके काम के लायक नहीं हूँ, तो वो छोड़ देंगे। तो देखो REG 17 आएगा, अपन ने किस में अप्लाई किया भैया? 16 में। REG 17 में डिपार्टमेंट पूछेगा भैया क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुझे, क्या दुख है? अब तुम अपने दुख का रिप्लाई करो, किस में? 18 में। रिप्लाई फॉर द सो कॉज नोटिस कितने दिनों में? 7 डेज के अंदर में, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बेटा? ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। कहाँ से 30 डेज? जिस दिन तूने 18 भेजा, जिस दिन तुमने 18 भेजा वहाँ से 30 डेज में, करेक्ट है। अच्छा 20 देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन। बेटा तेरा रिप्लाई में ही दम नहीं था, ठीक है। अब मान लो पंकज अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने गया, ठीक है, इसने अप्लाई किए, डिपार्टमेंट ने पूछा 17 ने भैया दर्द बता, तो बोल रहा सर बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा अभी, करेक्ट। अब वो क्या बोल रहेगा, ठीक है हमारा ही मन नहीं कर रहा, तुझे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो 20 भेजेंगे वो। मतलब तुमने जो कैंसिलेशन का ऑर्डर भेजा ना, एप्लीकेशन, वो क्या बोल रहे हैं, नहीं मैं नहीं कर रहा तेरा कैंसिल, विथड्रॉ, हाँ रखेगा, समझा। 16 में क्या करना है? अप्लाई। 17 में सो कॉज नोटिस, 18 में रिप्लाई, 19 में ऑर्डर। लेकिन उनको तेरा रिप्लाई पसंद नहीं आया तो 20 में क्या बोल देगा, भैया मैं तेरा कैंसिलेशन नहीं कर रहा, करेक्ट है। आगे आ जाओ। 21 क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। ओ भाई तुमने कैंसिल करवा दिए, ठीक है, अब पंकज ने कैंसिल करवा दिया, फिर 2 दिन बाद अक्ल ठिकाने आई, फिर क्या बोल रहा है, सर सोच रहा हूँ दोबारा से कर लेता हूँ। एक बात मुझे बताओ, डिपार्टमेंट को जब इसका लेटर दोबारा जाएगा, आपको लगता है उसका पूरा चेहरा एकदम लाल पीला हो चुका होगा कि भाई तू कर क्या रहा है, कौन सा गेम तेरा चल रहा है? पहले बोल रहा है सर कर दो कैंसिल, ठीक है, अब वो एक ही समझेगा ना कि भाई इस टाइप के इंसान ल्यूनेटिक होंगे, ठीक है नहीं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कितने दिन है बेटा? 30 डेज। कहाँ से? जिस दिन ऑर्डर मिला था, किस फॉर्म में ऑर्डर मिला था? 19 में, उसके 30 डेज में अप्लाई करो, ठीक है। अब 23 में तुझे सो कॉज नोटिस आएगा। 23 में क्या आएगा? सो कॉज नोटिस। फिर से बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? 24 में रिप्लाई करो, 24 में क्या होगा? रिप्लाई करो। और अब 22 में आ जाएगा कि ठीक है बेटा तेरी परेशानी मुझे समझ में आई, दिक्कतें समझ में आई, मैं तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहा, आजा फिर से तू बिजनेस शुरू कर दे। देख रहे हो दुख दर्द? चलो शुरू हो जाओ। अब इसके बाद वाले फॉर्म्स अपने काम की चीज़ नहीं है। कहाँ तक अपन को पढ़ना है? 24 का हाँ। ऑर्डर का किस में आएगा? 24 का ऑर्डर 22 में आएगा। अच्छा 24 का, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि जब ये फॉर्म बना रहे थे ना GST डिपार्टमेंट, थोड़ी गिनती भूल गए थे, ठीक है, इसलिए बेटा 24 का रिप्लाई 22 में गया। अभी तक बहुत सीरियल में चल रहा था, एकदम सीरीज में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे लगता है वो गिनती भूल गए, या फिर हो सकता है झपकी उपी ले ली वो लिखने टाइम में। 25 से 30 नहीं है, छोड़ दो भाई। हाँ इतनी बातें समझ में आ गई। ये पता है किन लोगों के लिए 25 से 30? याद है रितु का टर्नओवर 8 करोड़, ब्यूटी पार्लर, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट जब खुद से ग्रांट कर देता है ना, ये सब वो वाले हैं। बातें समझ में आ गई? कितने फॉर्म्स पढ़ लिए बेटा? नहीं 24। 24 कितने पढ़ने थे टोटल? 30। पूरी बारात निकाल रखी है इन्होंने, ठीक है। अगला लेक्चर लूँगा ना, अगला मतलब रिटर्न वाला लेक्चर थर्सडे को। क्या बोल रहे हैं पहले बोलो। अगला लेक्चर लूँगा ना थर्सडे को, थर्सडे में सिखाऊंगा हाउ टू फाइल रिटर्न, हाउ टू फाइल रिटर्न। उसमें तो बेटा पूरे इन्होंने शादी समारोह का इनविटेशन दे रखा है पूरा। 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक एक बिजनेसमैन सिर्फ किसके शक्ल देख रहा होता है? GST डिपार्टमेंट के। अब इमेजिन करो बेटा, एक बिजनेसमैन 1 से लेके 20 तक सिर्फ किसके चंगुल में है? GST डिपार्टमेंट। बस आगे के 10 दिन उसको मिलता है बिजनेस करने को, लेकिन 10 दिन के बाद भी उसको परेशानी किस बात की रहती है? अगली बार फिर से वही चेहरा, फिर से वही बातें, फिर से वही कहानी, पूरा सिलसिला। मतलब GST डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट हो चुका है जो वाइफ की तरह बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो वाइफ की तरह बिहेव कर रहा है।
ओ बेटा समझ में आ गया। 23, 24, 25 क्लियर। बताओ 22 में क्या है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। 23 नो रजिस्ट्रेशन। 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 25 रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। चलो GSTR 1, GSTR 2 एक्नॉलेजमेंट, 3 क्लैरिफिकेशन, 4 रिप्लाई, 5 एक्नॉलेजमेंट ऑफ 4 का, और 6 में ऑर्डर। कौन से लोगों के लिए? आम आदमी पार्टी, करेक्ट है। TDS TCS फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 8 में कैंसिलेशन ऑर्डर, ठीक है। 9 में नॉन रेजिडेंट, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और फिर ऑर्डर आ गया। फिर 11 में ड्यू डेट से पहले, 10 में OIDR, फिर 2, 3, 4, 5, 6, करेक्ट है। हो गया यहाँ तक, 11 तक कंप्लीट। अच्छा 12 क्या था? 12 सुमोटो, ठीक है। और 13 यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। एक 12 और 13 जो है ना बिरादरी से अलग है, बाकी सब बिरादरी में अच्छे से चल रहे हैं। अब आ जाओ 14 क्या है? अमेंडमेंट। अच्छा 15 का बहुत मज़ेदार है। 15 में ऑर्डर, और 16 से शुरू हो जाओ। 16 में 17 में सो कॉज रिप्लाई पूछेगा, 18 में रिप्लाई, और 19 में ऑर्डर, और 20 में ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें 21 में क्या अप्लाई कर रहे हो? रिवोकेशन, कि सर जो ऑर्डर कर दिया था ना कैंसिल, उसको दोबारा से कर दो। वो क्या भेजेगा? 23, 24 में रिप्लाई, सॉरी हाँ 24 में रिप्लाई, और 22 में, ठीक है बेटा तेरी बातें मैंने सुन ली, है ना जोरदार सेक्शन एकदम। सेक्शन नंबर 25, ठीक है। घर पे जाके बस एक बार बेटा जो पेज मैंने बोले हैं रीड कर लेना, सो दैट तुम्हें डॉक्यूमेंट का आइडिया हो जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वैसे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यू हैव अ आइडिया कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। क्लियर है? चलिए अब एक बेटा सीधा सीधा अपन आएंगे पेज नंबर 379 पे। मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन करके होगा बेटा, रूल नंबर 26। 9 बेटा लिखा मिला? रूल नंबर 26। अच्छा एक मिनट पेज बताता हूँ। 73 है। अरे भाई वो धुंधला दिख रहा है, मैं बता रुको रुको बताता हूँ। 1 2 3 7वें पेज पे आओ, 7वें पेज पे अभी, ठीक है ना। 7वें पेज पे बेटा रूल नंबर 26। क्या बोल रहे हो? 7वें पेज पे रूल नंबर 26। अब ध्यान से देखो रूल नंबर 26। एक बात मुझे बताओ, जब तू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो साइन भी तो करेगा या बिना साइन के भेज देगा? साइन तो देना पड़ेगा ना। अब देखो रूल नंबर 26 में लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, लेकिन ध्यान से आम इंसानों के लिए साइन और कंपनी के लिए डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि आम इंसान के पास DSC थोड़ी होगा, समझा? चलो इंडिविजुअल खुद से साइन करेगा। अगर इंडिविजुअल इंडिया से एब्सेंट है तो किसी को साइनिंग पावर दे के जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल जो है मेंटली इनकेपेबल है, मेंटली वो इनकेपेबल है या फिर फिजिकली इनकेपेबल है, तो ठीक है जिसको भी ऑथराइज कर देगा वो उसके बिहाफ पे साइन कर देगा। रूल नंबर 26 बेटा दिख गया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कौन साइन करेगा? कर्ता। अब कर्ता मान लो इंडिया में है नहीं या मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, कुछ दुख है उसको, तो बोला ठीक है उसके फैमिली मेंबर में जो भी अडल्ट है। कंपनी में कौन साइन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसको भी ऑथराइज कर दिया। अच्छा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी या लोकल अथॉरिटी होगा तो उसके जो भी ऑथराइज ऑफिसर होंगे। फर्म में पार्टनर, माइनर होगा तो नहीं, है ना, बाय, और अगर पार्टनर नहीं है तो जिसको भी ऑथराइज कर रखा है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मेंबर्स और ऑथराइज पर्सन, ट्रस्ट में ट्रस्टी और ऑथराइज पर्सन, एनी अदर पर्सन में खुद या ऑथराइज पर्सन। आ रही है बातें समझ में? पक्का?
और देखो नीचे जो लिखा हुआ है ना भाई TDS TCS का, मैंने बोला था ना डिटेल में मैंने लिख रखा है। तो देखो 7 है, फिर कितने दिन में 6 मिलेगा, 8 में कैंसिलेशन ऑर्डर, ये वही वाली बातें हैं। 26 पे आ जा बेटा, नेक्स्ट पेज 26, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से, 2 ही सबसेक्शन है, देखो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 26, द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स shall be deemed to be grant of registration or the unique identification number under this act, subject to this act to the condition that the application for registration or unique identification number has not been rejected under this act within the time specified। तो क्या बोल रहा है भैया कि मान लो जो टाइम दिया गया, कितने दिन का टाइम था, 7 डेज के अंदर में कोई रिप्लाई नहीं आया तो समझ जाना मेरा रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो चुका है। समझा? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 2510 एनी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। मतलब क्या, CGST में अगर तुम रजिस्टर नहीं हो पाए सब रजिस्ट्रेशन कैंसिल, SGST भी गया, UTGST भी गया, IGST भी गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मेन एक्ट इसका क्या है, CGST। एक जगह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल मतलब सब जगह से कैंसिल। समझ में आ गया? तो 26 इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 25 तक इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार बता दो 22 किसके लिए था, 23, 24, 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। यस देखना बाहर कोई आया है क्या? अच्छा वो गेट क्लोज करके आओ जरा बाहर वाला। अच्छा देखो आ रखा है ना, आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बंद करो गेट बंद करो। और भी कोई है क्या? आ जाओ बैठ जाओ। सवा 11 हो गए क्या? हाँ तो बेटा 26 तक समझ में आ गया। अब आ जाओ 27 बेटा, जो मैंने अपन ने नॉन रेजिडेंट वाला पढ़ा था ना, REG 9 वाला, वो 27 में ही लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, एक बार रीड करके समझा देता हूँ। The certificate for registration issued to the casual taxable person or non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the application or 90 days, whichever is earlier। लिखा हुआ है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, such person shall make taxable supply only after the issuance of certificate of registration। आगे the proper officer may on sufficient cause being showed by the said taxable person extend the said period for a 90 days। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मेक एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। ये सब हमने बातें पढ़ ली थी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, GSTR 9 जब पढ़ाया था, GST REG 9 क्लियर है। उसी का बेटा रूल नंबर 13 है, कितने दिन में अप्लाई करोगे, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं समरी में। समझ में आया मैंने समरी क्यों बनाया, ताकि आपको ये सारे डिटेल पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक है 28 याद आ रहा कुछ, अमेंडमेंट वाला कौन सा फॉर्म था, 14 और 15 में ऑर्डर आता है, बस वही लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 28 अमेंडमेंट। चलो पहले 28 तक रिवाइज कर लो। 22 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, 23 नो रजिस्ट्रेशन, 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, 25 प्रोसीजर, 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, 27 नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, 28 अमेंडमेंट। कौन से फॉर्म थे, 14 और 15, करेक्ट है। चलिए ये सारे अमेंडमेंट की प्रोविजन लिखे बेटा रूल्स में। कितने दिन में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना होता था, 15 डेज, और फिर 15 दिनों में आपको ऑर्डर आ जाता था। ये सारे वही रूल्स लिखे हुए। 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। 29 किसको डील करता है, कैंसिलेशन। 3 बातें याद रखना कैंसिलेशन के लिए। देखो वहां पे आपको कुछ सबसेक्शंस लिखे हुए हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, दिख रहा है आपको, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 29, खुद से
या तुम अप्लाई करोगे, डिपार्टमेंट खुद से कर रहा है या तुम अप्लाई करोगे, ठीक है, कैंसिलेशन के लिए। लेकिन जब भी आपको कैंसिलेशन होगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिलेगा। अच्छा, कैंसिलेशन के लिए हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, अमलगमेट हो गया, डिमर्ज हो रहा है, या कंपनी को हम और तरीके से बेच रहे हैं, तो हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? कैंसिलेशन के लिए। ये तो हो गया बेटा अपन ने अप्लाई किया। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉपर ऑफिसर खुद से ग्रांट कर देगा कैंसिलेशन। ऑब्वियसली सी बात है, प्रॉपर ऑफिसर तब किया होगा जब उसको गुस्सा आया होगा, और उसको गुस्सा कब आएगा? तो देखो नीचे 4 बातें लिखी हुई है। रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या रूल्स, एक्ट और रूल्स का तुमने क्या कर दिया? वॉयलेशन। सेक्शन 10 वाले लोगों ने, सेक्शन 10 में क्या बोला था? कंपोजिशन लेवी, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, बस रट्टा मारो अभी। सेक्शन 10 में जो लोग कंपोजिशन लेवी वाले होते हैं, उन्होंने लगातार 3 क्वार्टर तक रिटर्न नहीं भेजा, अपना डिटेल नहीं भेजा। कितने क्वार्टर तक? 3 क्वार्टर तक। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो होते हैं, नॉर्मल लोग, सेक्शन 10 के अलावा जो भी है, 6 महीने तक लगातार तुमने रिटर्न नहीं भेजा, 6 महीने तक लगातार तुमने क्या नहीं भेजा? रिटर्न नहीं भेजा, ठीक है, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। नेक्स्ट, मान लो तुमने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, मान लेते हैं अरिका का टर्नओवर 40 से कम है, लेकिन फिर भी बोल रहे नहीं मैं तो ईमानदार से सी हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी। डिपार्टमेंट ने बोला मोस्ट वेलकम, 20 लाख पे इसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मोस्ट वेलकम। अब रजिस्ट्रेशन करवा दिया और बेटा अब ये 6 महीने तक लगातार क्या ना फाइल करे? रिटर्न, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, तो सिंपल सी बेटा याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और मैंने गलत रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कभी कभी होता है ना, कोई आता है हमें गाइड करता है जीएसटी में रजिस्टर करवा लो, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, लेकिन वो फ़ायदे तुम्हें दिखे नहीं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, 6 महीने तक रिटर्न फाइल मत करना, अपने आप रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। और बस उस कैंसिल के रिगार्डिंग जो भी पेनल्टी फाइन होगी दे देना, निकल बाइज्जत बाहर। समझ में आया नहीं आया? चलो पहले 4 बातें बताओ। पहले हमने क्या बोला? इस एक्ट का वॉयलेशन किया या रूल का वॉयलेशन किया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। सेक्शन 10 वाले लोगों ने लगातार 3 क्वार्टर तक क्या नहीं भेजा? रिटर्न, ठीक है। आम आदमी लोगों ने लगातार 6 महीने तक क्या नहीं भेजा? रिटर्न। जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाया उसने भी 6 महीने तक क्या नहीं भेजा? रिटर्न, तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अगर तुमने रजिस्ट्रेशन लिया था फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके, तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। आ रही है बातें समझ में? अच्छा एक बात बताओ, मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया और मेरा अभी 10 करोड़ का टैक्स बाकी है, डिपार्टमेंट क्या वो टैक्स नहीं लेगा? 100% लेगा बेटा। तुमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लाइबिलिटी से मुकर जाओगे, वो लाइबिलिटी आपको पे बैक करनी पड़ेगी। सबसेक्शन नंबर 3 वही लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज। आपको वो तो पे करना ही पड़ेगा, समझा? पॉइंट नंबर 4, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST, UT, GST, IGST मतलब सबसे कैंसिल, एक जगह कैंसिल तो सबसे कैंसिल। 5वां पॉइंट जो है ना बेटा, 5वां पॉइंट ये मैं तब समझाऊंगा, यानी सेक्शन नंबर 29 पे है ना, 29 का सबसेक्शन नंबर 5 में अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा पॉइंट ITC वाला है, तो जब मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ाऊंगा उस टाइम ये समझा दूंगा। तो वहां पे लिख दो कि सर इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे इसको, 29(5) पेंडिंग रहा मेरे ऊपर, क्योंकि इसमें थोड़ा ITC का पॉइंट है, वो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और याद है सबसे जोरदार पूरे GST में सब रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में 29(5) पे ही क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल, और ये मैं कब समझाऊंगा? जब मैं ITC वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। 29 समझ में आ गया? चलो अब आते हैं 30, याद आ रहा 30, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। भैया अपन ने कैंसिलेशन कर दिया, ऑर्डर भी आ गया, अब डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई रिवोक कर दो। बताओ कौन से फॉर्म में अप्लाई करते थे? 21, 23 में सो कॉज नोटिस, 24 में रिप्लाई और 22 में ऑर्डर। याद हो रहा? जोरदार समझ में आ गया पूरा चैप्टर, है ना? बहुत इजी। बस घर पे जाके एक बार बेटा रीकैप कर लेना, और इसी फ्लो में जैसे मैंने करवाया, घर में जाओ, कमरा बंद करो और बस चिल्लाना शुरू। देखो बेटा याद कैसे नहीं होता। चलो लास्ट टाइम 22, 23,
24 टर्नओवर हो या ना हो, 25 प्रोसीजर, 26 27 नॉन रेजिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, 28 अमेंडमेंट, 29 और 30 रिवोकेशन। करेक्ट, याद हो गए? चलिए, फॉर्म कितने थे 1 से लेके? बस इतना, पूरा नहीं पूछ रहा। तो हमारा रजिस्ट्रेशन बेटा खत्म। अच्छा, 4 स्टेट कौन कौन से जिसमें 10 लाख था? करेक्ट। 6 स्टेट जिसमें 20 लाख, पांडिचेरी और उत्तराखंड। वेरी गुड, मतलब आज तो सबने जोरदार पढ़ाई की है।